संभल में प्रशासन कई तरह की कार्रवाई कर रहा है। जो अवैध निर्माण हैं उस पर लगातार बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है और इस वक्त एक बार फिर जो है प्रशासन यहाँ के हातिम खुर्द इलाके में जो है कई घरों और मस्जिद को उसने लाल निशान लगाया है और कहा है कि ये तालाब पर बनाए गए हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए सपा के विधायक इकबाल महमूद हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। इकबाल साहब, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से संभल में लगातार सरकारी एक्शन हो रहा है। हमने कई मस्जिदों को देखा जिसको गिराया गया, हमने बारात घर को देखा उसको गिराया गया और ये दावा किया गया कि उसका निर्माण अब तालाब पे हुआ है। एक बार फिर जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर ये देखा गया है कि कई घरों को जो है लाल निशान लगा दिया गया है, उसमें मस्जिद भी है और ये समय दिया गया है उन लोगों को और कहा गया है कि ये तालाब पे बनाया गया है। इन मसलों को आप कैसे देखते हैं और इस पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मसला बहुत सेंसिटिव है और जहाँ की आप बात कर रहे हैं रामा बुजुर्ग की, वहाँ पर भी एक मस्जिद को शहीद किया गया और बार में उसके शादी करता उसको और मदरसे को। उसमें तो जो रिकॉर्ड हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसके अंदर जो दर्ज है तालाब, उसकी कोई कार्ड वहाँ के लोग नहीं ला पाए, इसलिए परेशानी आई। रहा सवाल हातम सराय का, ये जो तालाब है वो तहसीलदार ये कहते हैं कि ये हमारे रिकॉर्ड में तालाब है ये, और ये सरकारी तालाब है। इसमें जो मकानात बनाए गए हैं, मस्जिद बनाई गई है, वो अवैध हैं। मगर मैं जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जिन लोगों के मकानात हैं वो सही हैं। इसकी मालकिन थी राम सुनीति देवी, उन्होंने ही सब बेचा बचा है ये। और ये तालाब प्राइवेट तालाब है, सरकारी तालाब नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके अंदर नहीं है, ये हम साबित करेंगे। हमारे पास पेपर्स हैं उसके, वो हम संबंधित कोर्ट में ये बताएंगे कि ये चीज़ जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, आपको किसी ने गलत फीड कर दिया। इकबाल साहब, जिस प्रकार से आपने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि ये सरकारी तालाब है, प्राइवेट तालाब है, तो प्रशासन किस हक से ऐसा दावा कर रहा है? उसने कई घरों को लाल निशान लगा दिया है। आज भी हमने देखा कि वहाँ पे लगातार उसके अधिकार राजस्व विभाग के अधिकारी पहुँचे हैं, लगातार लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जो है नापजोख चल रहा है। तो प्रशासन किस आधार पे कर रहा है इस प्रकार की कार्रवाई और कैसे, जब बिना अगर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो कैसे प्रशासन आके 15 दिन का समय देता है और घरों को जो है चिन्हित कर देता है? देखिए, जितनी प्रक्रिया चल रही है मेरे हिसाब से गलत है। इसमें 2-3 साल से एक मुकदमा भी चल रहा है यहाँ के सिविल जज जूनियर डिवीज़न में, और उस पर स्टे भी दे रखा है उन्होंने। सेम केस है, बिल्कुल उसी ज़मीन पे है, और आज तक सरकार की ओर से कोई सबूत दाखिल नहीं किया गया है कि ये हमारी ज़मीन है। तारीख पे तारीख डाल रहे हैं मगर कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। उसी ज़मीन का ये बाकी बचा हुआ हिस्सा है जिस पे लोगों ने बना लिया। जब सरकार के पास कोई सबूत नहीं है तो इसलिए वो दाखिल भी नहीं कर रहे हैं अदालत में। अदालत में उनको स्टे मिला हुआ इसी बात के ऊपर, इसी बात पे उनके पास आज भी स्टे है उस जगह का। तो यही बात है कि अभी तक जो है वो ये हमारा पक्ष जो है वो जो संबंधित अधिकारी ने नहीं सुना है, नहीं देखा है। तो हम आज जा रहे हैं डीएम साहब से मिलने के लिए, उनको अपना इस जगह का पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि आपको जो फीड किया गया है, कहीं से भी किया गया है, वो गलत किया गया है। वस्तुस्थिति ये है कि ये प्राइवेट जगह है। इकबाल साहब, आपने जो चीज़ कहा कि स्टे मिला हुआ है, कोई रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, गलत तरीके की फीडिंग की गई है और एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है, ऐसा क्यों है? क्यों एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है? क्यों लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं जब सरकार खुद कहती है कि जो लोग गलत नहीं हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा? तो फिर संभल में ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों लोगों के जो घर हैं उनको क्रॉस किया जा रहा है? क्यों गिराने की चेतावनी दी जा रही है? क्यों मस्जिद पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? क्या लगता है, क्या इसके पीछे? अब क्या लगता है, आप देखिए, ये तो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त। इस तरह की बातें हो रही हैं विभिन्न जनपदों में यहाँ के, और मेरी नज़र में तो ये एक तरफा कार्रवाई है जो कानून के हिसाब से नहीं होना चाहिए।
यहाँ हर व्यक्ति को जो देश में रह रहा है उसको अपने पूजा पाठ करने का, इबादत करने का खुला उसमें संविधान में उनको अधिकार दिया गया है। तो अब ये सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, 80 और 20 कर रहे हैं, तो 80 को खुश करने के लिए 20 को परेशान किया जा रहा है, मैं तो ये कहूँगा। 2 साल बाद चुनाव है इकबाल साहब, क्या ये उसकी पूरी रणनीति है जो आपने 80 और 20 का जिक्र किया, तो क्या ये पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण इसीलिए किया जा रहा है? सही कह रहे हैं, ये सारे मुद्दे आने वाले 2027 के चुनाव से ही संबंधित हैं। तो यानी और ये भी हो सकता है कि इसका असर वो चाहेंगे तो बिहार में भी डाल दें, क्योंकि बिहार के इलेक्शन का ऐलान हो गया, वो भी अब नवंबर तक फाइनल हो जाएगा। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो ये कार्रवाई की जा रही है ये 80-20 के तहत की जा रही है, पॉलिटिकल मुद्दे के तहत की जा रही है, और इसका असर यूपी में तो 27 में होगा, बिहार का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर भी ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है? मेरा यही नज़रिया है। और सरकार जो है फेलियर हो गई है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही, यूँ परेशानी है, हर चीज़ महंगाई की परेशानी है। उन सब चीज़ों से नज़रें हटाकर हिंदू मुस्लिम कर उनको उनका जो है रुख डाइवर्ट कर रहे हैं इधर को। और मैं नहीं समझता कि पीडीए के सामने ये चीज़ रुक पाएगी। तो आपको ये लगता है कि सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं, उसकी विफलताएं हैं काम को लेकर, तो उसकी वजह से इस मुद्दे को जो है हवा दी जा रही है, इस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? उसके पीछे कौन है इकबाल साहब, कौन लोग हैं जो इस प्रकार से 80-20 करके और इस प्रकार के जो है हरकतें कर रहे हैं, लगातार लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? ये आप सही कह रहे हैं। बात यही है कि यहाँ पे परेशानी सिर्फ इसलिए है कि दूसरे पक्ष को खुश करने, वो खुश कर लें, हमें मिले ना मिले, इन्हें कुछ मिले ना मिले, मगर वो इस मुद्दे को लेकर सरकार की वाहवाही करते रहें। मैं नहीं समझता कि आने वाले चुनाव में इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट होगा। लोग मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे अपना, ये सही क्या है गलत क्या है इस पे वोट करेंगे। और आपने जैसे देखा कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी नंबर 1 की प्रदेश में और देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, उससे ही बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। और वो इस चीज़ को अब किस तरह से इसी तरह से मोड़ सकने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं नहीं समझता कि वो कामयाब होंगे। तो आपका ये कहना है कि 24 में जो परिणाम आए इकबाल साहब, उसकी वजह से अब इस प्रकार के मुद्दों को लगातार हवा दी जा रही है। 27 के चुनाव को लेकर जो सत्ता पक्ष है वो घबराया हुआ है, और कई हमने मामले देखे, कई जगह हिंसा भी हुई, आपने बरेली का भी को भी देखा। तो क्या ये सब पूरा मुद्दा पॉलिटिकल है जो सब कुछ हो रहा है? सब ये प्री प्लान्ड है, ये सब तैयारियां कर रहे हैं इस तरह के करके 2027 की, और लोग समझ रहे हैं। आज भी देश के अंदर सेकुलर लोगों की तादाद बहुत है, और सेकुलर लोगों ने यहाँ पर जो है बीजेपी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। तो इकबाल साहब, आज आप इस तमाम मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे और इसकी बात रखेंगे? जी मैं। और अगर मान लीजिए प्रशासन नहीं मानता है तो फिर सपा का अदालत है, अदालत भी तो है। हम तो, हमारा विश्वास अदालत पे है, और अदालत ने अपना निष्पक्ष होकर उन्होंने अपने डिसीजन दिए हैं, और बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं कि जिसमें बहुत कामयाबी हम लोगों को मिली है। अलावा बाबरी मस्जिद को छोड़कर जिसकी हमने उनके आदेश का पालन किया, स्वीकार किया आदेश का, हमें आज भी विश्वास है अदालत के ऊपर, हमें अदालत से न्याय मिलेगा, और जो गलत हो रहा है उसको सही कर दिया जाएगा। इकबाल साहब, आखिरी सवाल, अखिलेश यादव यहाँ पे आए हैं रामपुर में आजम खान से मिलने, क्या कहेंगे जो है? नहीं, संबंध है, समाजवादी पार्टी के वो बुनियादी सदस्य हैं, और इतनी परेशानियों के बाद 4-5 साल जेल में रहकर वो आए हैं, तो उनको बताने आ रहे हैं कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस प्रकार से आजम खान साहब ने कहा कि सिर्फ अखिलेश यादव की हमसे मुलाकात हुई, किसी और से मुलाकात नहीं होगी, क्या आजम साहब नाराज़ हैं? नाराज, इस चीज़ से नाराज़ होने की क्या बात है? इसमें नाराज़गी की क्या बात रही? आजम खान ना नाराज़ थे, ना नाराज़ हैं, ना नाराज़ होंगे। वो पार्टी के एक मजबूत सिपह सालार हैं, और सब पार्टी को मजबूत करने का ही काम करेंगे। तो 27 में उनकी भूमिका बड़ी होगी? जो भूमिका उनको दी जाएगी उसमें मैं समझता हूँ
वो आगे रहेंगे। शुक्रिया। ये थे संभल के विधायक इकबाल महमूद, जिन्होंने बताया कि जो पूरी कार्रवाई है वो गलत तरीके से की जा रही है, एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है, पूरा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये 80-20 के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इनको उम्मीद है कि अदालत से इन लोगों को न्याय मिलेगा। संभल से अपने सहयोगी अमन सिंह के साथ पल्लौमी शाइन टीवी इंडिया।